नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारा देश भारत कहाँ स्थित है और इसका भौगोलिक विस्तार कितना है। क्या आप जानते हैं कि भारत एशिया महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है। इसे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। तो चलिए इसकी रोचक स्थिति और विस्तार के बारे में विस्तार से जानते हैं। अब हम जानेंगे कि भारत का नामकरण कैसे पड़ा, अर्थात भारत को भारत क्यों कहा जाता है। तो सर्वप्रथम वैदिक काल में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के कारण इस प्रदेश को सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाने लगा। हिमालय और प्रदीप पठार के बीच के भाग को वैदिक काल में आर्यावर्त कहा जाने लगा, क्योंकि यहीं पर माना जाता है कि आर्य सबसे पहले आकर बसे थे। अब हम जानेंगे कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। तो पंचजन्य आर्य जनजाति की सबसे शक्तिशाली जनजाति थी, जिनका राजा भरत थे, और वायु पुराण के अनुसार दुष्यंत के बेटे का नाम भी भरत था। तो माना जाता है कि इन्हीं भरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। अब हम जानेंगे कि भारत को हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है। तो ईरान के लोगों के द्वारा श को ह बोलने के कारण वो सिंधु को हिंदू कहते थे, इसीलिए भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाने जाने लगा। इंडिया, यूनानी और रोमवासी के लोग सिंधु को इंडस कहते थे, इसीलिए वो सिंधु नदी को इंडस कहने के कारण भारत के पूर्वी क्षेत्रों को वो इंडिया कहने लगे। इस तरह भारत का नाम इंडिया पड़ा। अब हम देखते हैं कि भारत के उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो भारत के उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव आदि आते हैं। इन सभी देशों को मिलाकर भारत के उपमहाद्वीप बनता है। ये जो इम्पोर्टेंट तथ्य है मैं आप लोगों को बतला देता हूँ, याद करके रखिएगा। भूगोल के जनक हेकेटियस को कहा जाता है, ना कि एरिस्टोथनीज को। सर्वप्रथम भूगोल के विषय के रूप में जिन्होंने लाया उन्हें एरिस्टोथनीज कहा जाता है, ना कि हेकेटियस को। तो याद रखिएगा, भूगोल के जनक हेकेटियस है और जिन्होंने भूगोल को सर्वप्रथम विषय के रूप में स्वीकार किया वे एरिस्टोथनीज है। तो क्लियर हुआ, याद रखिएगा। भारत की स्थिति। भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। जब मैं आप लोगों को विश्व के महाद्वीप और महासागर के बारे में बताऊंगा, उस समय गोंडवाना लैंड के बारे में विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत गोंडवाना लैंड का भाग है और यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो आप सभी को पता होगा कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब आइए हम लोग मैप से इसकी स्थिति को समझते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए, ऊपर के हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, वही नीचे के हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध। उसी प्रकार राइट साइड को पूर्वी देशांतर कहते हैं और लेफ्ट साइड को पश्चिमी देशांतर। तो अब देखिए, भारत का जो मैप है इसकी स्थिति को देखिए और अच्छे से समझिए। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, या फिर यह कहा जा सकता है कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, उत्तर में भी है और पूरब में भी है। पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। या फिर यह भी कहा जा सकता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। भारत का आकार और भौगोलिक स्थिति, मैं इसे आप लोगों को मैप के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा। भारत का आकार चतुष्कोणीय बतलाया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि भारत चतुष्कोणीय आकृति की दिखाई देता है। भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर कही जाती है, वहीं उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर की कही जाती है। अब मैं आप लोगों को भारत के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु के नामों को बताऊंगा, जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो आप लोग याद करके रखिए। भारत के पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के किबुथु अर्थात बलागू नामक स्थान को कहा जाता है। वही पश्चिमी बिंदु गुजरात के कच्छ जिले के गोहार मोटा अर्थात सर क्रीक को माना जाता है, और उत्तरी बिंदु लद्दाख के में स्थित इंदिराकोल को कहा जाता है। तो ज़्यादातर उत्तरी और दक्षिणी बिंदु पूछ दिया जाता है। तो उत्तरी बिंदु लद्दाख के
इंद्राकोल को कहा जाता है। अब देखिए, मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु तो कहाँ है? भारत के मैप में देखिए, कन्याकुमारी के केप आंतरिक, कुमारी आंतरिक या फिर केप कैमरून को मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, दक्षिणतम बिंदु और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु अलग अलग है। केवल दक्षिणतम बिंदु दे तो ये कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन इकाई को दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आसानी से याद हो गया होगा और आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। अगर ऐसा हो तो आप लोग वीडियो को 2 बार देखें, क्योंकि 2 बार में ही आप लोग संपूर्ण याद कर लेंगे। भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। वहीं देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब में स्थित है। भारत का जलीय सीमा, भारत का कुल जलीय सीमा 11,098.81 किलोमीटर है। अब हम लोग मैप से आसानी से समझेंगे, तो चलिए मैप में देखते हैं। भारत का जो ये जलीय सीमा है ये 6100 किलोमीटर का है, और वहीं पर जो भारत के द्वीप हैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इनको 1417 किलोमीटर जल से घिरे हुए क्षेत्र हैं। जब इन दोनों क्षेत्रों को मिलाया जाए तो भारत के कुल जलीय सीमा 7517 किलोमीटर के हो जाते हैं। तो जब आपसे पूछा जाए कि भारत का कुल जलीय सीमा कितना है तो आप कहेंगे 7516 किलोमीटर। ओके, अब भारत की कुल स्थलीय सीमा कितना है तो आइए देखते हैं। तो ये जो क्षेत्र है ये स्थलीय सीमा है। तो कहाँ कहाँ से लगा है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो ये कितने क्षेत्र हैं? 15,200 किलोमीटर। तो भारत का स्थलीय सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर। तो अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। भारत के समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रादेशिक जल सीमा अर्थात समुद्री सीमा, यह 12 नॉटिकल मील की दूरी का होता है। यहाँ पर भारत के लोग मछली पकड़ते हैं। अवच्छिन्न मंडल, ये 24 नॉटिकल मील की दूरी पर होता है। यहाँ पर भारत के नेवी वगैरह रहते हैं। अब आता है अनन्य क्षेत्र, यह 200 नॉटिकल मील की दूरी इतना होता है, अर्थात 370 किलोमीटर की दूरी पर। अगर इस क्षेत्र में कोई संसाधन मिल जाए तो यह भारत का संसाधन होगा, अर्थात उस संसाधन पर भारत का अधिकार होगा। तो आप लोग भारत की समुद्री सीमा को भी समझ गए होंगे। तो अब हम अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो आप लोग इसे याद करने के लिए आप देख सकते हैं कि सबसे पहला लेटर जो है वो 3 है और सबसे लास्ट का लेटर भी 3 है। तो इसे देखते हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो आप इसे आसानी से याद कर लेंगे। और यह विश्व में कितना प्रतिशत भाग है? तो जो भारत है वो पोक ऑक्युपाइड कश्मीर अर्थात अक्साई चाइना को मिलाकर विश्व के क्षेत्रफल के 2.4% भाग को घेरता है। तो भारत विश्व के कितने प्रतिशत भाग को घेरता है? तो 2.4%। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आसानी से ये टॉपिक याद हो गया होगा। तो अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के बड़े देश एवं छोटे देश तथा भारत के बड़े राज्य और छोटे राज्यों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के बड़े देश, पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत, आठवां अर्जेंटीना, नौवां कजाकिस्तान और 10वां अल्जीरिया। इस लाइन में आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वें नंबर पर आता है। कहीं कहीं पर चौथे नंबर और तीसरे नंबर पर आने वाले देश भी पूछ दिया जाता है। तो आप लोग
देख सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पर अमेरिका और चौथे नंबर पर चीन है। चीन को तो आप लोग चौथे से और च से रिलेट कर याद कर सकते हैं, जैसे च से चौथा और च से चीन, तो हो गया ना आसानी से याद। तो चलिए अब हम लोग विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे देश को देखते हैं। तो पहला वेटिकन सिटी, दूसरा मोनाको और तीसरा नेहरू। अब हम लोग भारत की तरफ बढ़ते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो पहले नंबर पर आता है राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश, पांचवा नंबर पर गुजरात। अगर आप लोग पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश सोच रहे होंगे तो मैं आप लोगों को बतला दूं कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है, ना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आप लोग याद करके रखिएगा। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे राज्य देखते हैं। तो पहला गोवा, दूसरा सिक्किम और तीसरा त्रिपुरा है। अब हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे और बड़े केंद्र शासित प्रदेशों को देखेंगे। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है, उसके बाद लेह, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद बीकानेर। तो पहले नंबर पर कच्छ, दूसरे नंबर पर लेह, तीसरे नंबर पर जैसलमेर और चौथे नंबर पर बीकानेर है। अब आइए क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिलों को देखते हैं। पहले पर माहे, दूसरे पर पुडुचेरी जो कि केरल में स्थित है। अब आप लोगों को क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य, छोटे राज्य एवं बड़े देश और छोटे देश आसानी से याद हो गए होंगे। तो चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देश एवं छोटे देश तथा भारत के बड़े राज्य एवं छोटे राज्य के बारे में जानेंगे। तो आइए इससे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार 121 करोड़ थी, अर्थात वहीं विश्व की जनसंख्या के 17.4% थी। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार 121 करोड़ थी और विश्व की जनसंख्या के 17.4% थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश, पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर अमेरिका और चौथे नंबर पर इंडोनेशिया आता है। और विश्व का जनसंख्या के अनुसार छोटे देशों में सबसे पहले वेटिकन सिटी, दूसरे नंबर पर मोनाको और तीसरे नंबर पर नेहरू आता है। अब जनसंख्या के अनुसार हम भारत के बड़े राज्यों को देखते हैं। तो जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से छोटे जो राज्य हैं वो हैं सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। पहले नंबर पर सिक्किम, दूसरे नंबर पर मिजोरम और तीसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। अब हम केंद्र शासित प्रदेश को देख लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली की है और सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप की है। और जिला में देखा जाए तो जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला ठाणे है जो महाराष्ट्र में पड़ता है। वहीं जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला दिबांग घाटी है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ये आप लोग याद करके रखेंगे। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला ठाणे है जो मध्य प्रदेश में है और जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला दिबांग घाटी है जो आंध्र प्रदेश में है। तो आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों को याद हो गया होगा। तो अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एग्जाम्स में कर्क रेखा से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर ही दे देता है। तो चलिए देखते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए इन 8 राज्यों को ट्रिक से समझते हैं। ट्रिक है गुराम, छापूझा, मित्र। क्या है? गुराम, छापूझा, मित्र। गु से गुजरात, रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, पू से पश्चिम बंगाल, झा से झारखंड, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा।
तो कितना आसानी से याद हो गया होगा आप लोगों को ये 8 राज्य। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि कर्क रेखा से फलाना शहर या फिर फलाना राजधानी कर्क रेखा के कितने डिग्री पर स्थित है। तो आइए ये भी 1 मिनट में देख लेते हैं। तो चलिए, रांची ये 23.36 डिग्री उत्तर में है। गांधीनगर 23.13 डिग्री दक्षिण में। भोपाल 23.15 डिग्री दक्षिण में। कोलकाता 22.34 डिग्री उत्तर में। वहीं अगरतला 23.50 डिग्री उत्तर में है और जबलपुर 23.10 डिग्री दक्षिण में है। आइजोल 23.70 डिग्री दक्षिण में है। ये स्थिति कर्क रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में है। जब आपसे पूछा जाए कि भोपाल कर्क रेखा के कितने डिग्री स्थित पर हैं, तो आप कहेंगे कि भोपाल कर्क रेखा के 23.15 डिग्री दक्षिण में स्थित है। इसी तरह आप लोग इसको भी आसानी से याद कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। भारत का मानक समय रेखा यमोत्तर। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं, अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा भी कहते हैं। यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, जो कि अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, कि नैनी से निकलती है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा भारत का मानक समय रेखा GMT अर्थात ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। तो अगर क्वेश्चन में आए कि GMT से भारत का मानक समय रेखा कितना घंटा आगे है, तो आप कहेंगे 5.5 घंटा, क्योंकि अगर ग्रीनविच में रात को 12 बज रहे होंगे तो भारत में सुबह के 5:30 बजेंगे। अब हम देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच कुल 2 घंटे का अंतर है। इन्हीं घंटों को कम करने के लिए भारत के बीचों बीच एक रेखा खींची गई, जिसे मानक समय रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि भारत के जो मानक समय रेखा है वो कौन से राज्य से होकर गुजरते हैं। तो आप लोग याद करके रखेंगे आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि कर्क रेखा और समय रेखा की मिलने वाली बिंदु कहाँ पर स्थित है। तो कर्क रेखा और मानक समय रेखा का जहाँ मिलान होता है वह छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा का मिलान बिंदु छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में है। समय रेखा भारत में एक ही है, लेकिन USA में 9 और रूस में 11 है। तट रेखा के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद करके रखिएगा। भारत का सबसे लंबा तट रेखा गुजरात का है, जो कि क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, और सबसे छोटा गोवा का। तो आप लोग याद करके रखिएगा, ये कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो चलिए, अभी अभी मैंने जितना आप लोगों को पढ़ाया है वो याद है कि नहीं, इसे जांचने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष कुछ क्वेश्चन रखता हूं, जो कि इम्पोर्टेंट है और आप लोग कर पाते हैं कि नहीं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणतम सीमा क्या है। A 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अंशास 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अंशास 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अंशास, या फिर D 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अंशास। तो आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अंशास। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि किनको किनको ये आंसर याद था। दूसरा क्वेश्चन, भारत का मानक समय रेखा आधारित है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, या फिर 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर से। ये तो मैंने आप लोगों को अभी बताया था, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। A 6100 किलोमीटर, B 6200 किलोमीटर, C 7500 16.5 किलोमीटर, या फिर D 8000 किलोमीटर। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने कहा था 7500 16 किलोमीटर, या फिर यहाँ कहीं कहीं 17 किलोमीटर भी दे देता है, अर्थात 7517 किलोमीटर।
तो याद रखिएगा आंसर है सी। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। तो आंसर होगा कितना? 3214 किलोमीटर। ठीक है। भारत निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो मैंने आप लोगों को बतलाया था कि इम्पोर्टेंट है, याद करके रखिएगा। गुजरात। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो आप लोगों को मैंने ट्रिक याद दिलाया था कि गुराम, छापू, झा, मित्र, तो कितने राज्य थे? कुल 8 राज्य थे। वाह, आप लोगों को तो याद भी है। किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? चलिए ट्रिक में देखते हैं। गुराम, छापू, झा, मित्र। गुराम में गुजरात भी है, राजस्थान भी है और पश्चिम बंगाल भी है, लेकिन ओडिशा नहीं है। तो कर्क रेखा ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है। अब आइए, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो आप लोगों को याद होगा इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था? भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो झारखंड किस गोलार्ध में है? अगर भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो झारखंड भी तो उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो सी, उत्तरी गोलार्ध। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, अर्थात मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। जिस टॉपिक के सबसे अधिक कमेंट होंगे उस टॉपिक पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।